ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले 3 महीने यानी कि वर्ष 2025 के पहले 3 महीनों का त्रैमासिक राशिफल, अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 का त्रैमासिक राशिफल कैसा रहेगा। नव वर्ष के प्रथम 3 महीनों का हाल, ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव आएंगे। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहते हैं, लेकिन इन सब में से त्रैमासिक राशिफल अति विशेष होता है, क्योंकि जो लोग सच में ज्योतिष का मूल्य समझते हैं, जो समझते हैं कि ये कोई जादू टोना नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एकदम चुटकी बजाते ही चीज़ें बदल जाती है, नहीं, बल्कि ज्योतिष अपने आप में एक विद्या है, ग्रहों की ऊर्जा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको समझकर जो अपने जीवन को ढालते हैं, जो अपने जीवन को प्लान करते हैं, जो समझते हैं कि यार सेंसिटिव टाइम है तो बच के रहें, जो ये समझना चाहते हैं कि अच्छा टाइम है उसका लाभ उठाएं, उनके लिए त्रैमासिक राशिफल अत्यंत विशेष होगा। कि जान पाएं कि 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति कैसी है और उसका प्रभाव आपके जीवन पर संभावितः क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है। और यकीन मानिए, ये जो प्रथम 3 महीने का कालखंड है 2025 के, ये बहुत बदलाव लेके आ रहा है। साल की शुरुआत में ही शनि शुक्र की जोड़ी होगी, जो परम मित्र हैं दोनों। मंगल पतित अवस्था में हो जाएंगे यानी कि गिर जाएंगे। शुक्र उच्च के रहेंगे बहुत लंबे अरसे तक, गुरु मार्गीय हो जाएंगे। मंगल मार्गी होंगे पुनः फरवरी में। बुध फिर नीच के होंगे, नीच भंग राजयोग बनेगा कई बार कई लोगों के लिए। ग्रहण लगेंगे मार्च के महीने में 2-2, और शनि मार्च के अंत तक आते आते राशि बदलेंगे, और मार्च के अंत में 6 ग्रहों का जमावड़ा आपके लाभ स्थान में होगा, यानी कि मीन राशि में। तो बहुत कुछ बदल रहा है 3 महीने के कालखंडों में, और इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ सकता है, इन्हीं सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे इस त्रैमासिक राशिफल में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ बहुत विशेष उपाय भी बताऊंगा, जिसके करने से इन 3 महीनों की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। तो शुरू करते हैं जनवरी 2025 से। जनवरी का महीना अनूठा है, अनोखा है, क्योंकि बहुत कुछ इस महीने में होगा। जनवरी 2025 में बहुत चीज़ें होंगी। एक प्रभाव 2024 के एकदम अंत में हुआ था, वो था शुक्र का गोचर, लेकिन वो एकदम दिसंबर के अंत में हुआ था, इसलिए उसका प्रभाव जनवरी से ज़्यादा आपके जीवन में आएगा। और ये प्रभाव बहुत शुभ है आपके लिए, बहुत शुभ। लग्नेश यानी कि शुक्र, वो आपके 10वें भाव में आ चुके होंगे। तो लग्नेश का 10वें घर में आना ही उच्च कोटि का राजयोग बनाता है, एम्बिशियस बनाता है व्यक्ति को, सफल बनाता है व्यक्ति को। शुक्र इसके साथ ही उपचय भाव के स्वामी भी है, और उनका उपचय भाव में आना यानी कि वर्ष के शुरुआत से ही जीवन को गति प्रदान होगी। और साथ में शुक्र शनि की जोड़ी जो परम मित्र है आपस में, इनका संगठन भी बहुत अच्छा है, इनका संगठन भी परम आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। बहुत चांसेस है कि वर्ष के शुरुआती भाग में ही या तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी, या फिर कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा अनुभव होगा, कुछ अच्छी पद प्राप्ति होगी, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं हर बार ये भी कहता हूँ कि शुक्र ऑफिस पॉलिटिक्स के कारक हैं, तो वर्ष के स्टार्ट में यानी कि जनवरी में थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स भी झेलने को आपको मिल सकता है। नहीं भूलना चाहिए कि वक्री मंगल की दृष्टि अष्टम बनी हुई है, तो अपने कम्युनिकेशन को लेकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तीसरे घर में बैठकर वक्री मंगल देख रहे हैं। और मंगल क्योंकि सप्तम के स्वामी है, और यहाँ पर शनि शुक्र की जोड़ी बनी है, जो शनि 10वें घर के स्वामी है, अचानक से ये पद प्राप्ति के, प्रमोशन के योग बना देता है। और क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी है, वक्री होकर देख रहे हैं, जो लोग जॉब चेंज का इंतजार कर रहे थे, साल का शुरुआत ही उनके लिए जॉब चेंज भी लेकर आएगा। बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन शुक्र जो है वो आपके 6ठे घर के स्वामी भी हैं। अब ये वृषभ के लिए एक थोड़ी सी अलग चीज़ है कि उनके लग्नेश जो है उनके रोग भाव के स्वामी भी बन जाते हैं। तो यहाँ से शुक्र 4थे घर को देखेंगे, इसका मतलब है कि थोड़े से कफ रोग तंग कर सकते हैं वर्ष के स्टार्ट में, हार्मोनल प्रॉब्लम तंग कर सकती है।
नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और घर में पैसों को लेकर थोड़ा कलह कलेश हो सकता है, पैसों को लेकर थोड़ी नोक झोंक हो सकती है, थोड़ी कहासुनी हो सकती है, तो उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। शुक्र लग्नेश भी हैं और शनि नवमेश भी हैं, तो इनकी युति कर्म भाव में, यानी कि कर्मों को भाग्य का साथ मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ ही ये अवश्य एक योग बनता है कि घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, क्योंकि दोनों मिलकर चौथे भाव को देख रहे हैं, या फिर आप सपरिवार किसी धार्मिक स्थल पर अचानक से जनवरी की शुरुआत में जा पाएं। तो ये आपके लिए अत्यंत विशेष और अत्यंत शुभ एक योग बन रहा है। इसका जितना हो सके लाभ उठाएं, और ये अपने आप में जो दोनों की युति है ना, वो अच्छी होती है, और आपके लिए शनि योग कारक है और शुक्र लग्नेश है, तो इनका कर्म भाव पे प्रभाव अत्यंत शुभ रिजल्ट लेकर आएगा, यानी कि आपको कर्मों में सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। अधिकतम जो जनवरी में कार्य आप पकड़ेंगे, उनको अपने हाथों में लेंगे, उनमें सफलता आपको मिलकर रहनी ही है। इसके साथ दोनों ही ये ग्रह चौथे भाव को देखेंगे। कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने चाह रहे थे या चाह रहे थे, उसके लिए भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। तो शुभता दिख रही है शनि शुक्र की जोड़ी से। अगला जो प्रभाव होगा वो 4 जनवरी को होगा, जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे और वो आपके अष्टम भाव में बैठ जाएंगे, और करीबन 10 दिन के लिए वो बुध आदित्य योग बनाएंगे। अब ये मिश्रित प्रभाव देने वाला एक योग है। हाँ, धन योग बहुत अच्छा बनता है ये, क्योंकि बुध क्या है, वो धनेश भी हैं और लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं, और अष्टम में बैठ गए। ये अचानक से धन प्राप्ति का योग बनाता है, क्योंकि अष्टम भाव में कभी भी धन स्थान का, लक्ष्मी स्थान का या लाभ स्थान का या इनके स्वामियों का कुछ मिलन हुआ तो अचानक से धन प्राप्ति होती है। और यहाँ पे सूर्य भी हैं जो चौथे घर के स्वामी हैं, ये प्रॉपर्टी से भी कुछ लाभ दिखा रहा है, और अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, यानी कि आपको पैतृक संपत्ति से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ लाभ हो सकता है, कोई रुका हुआ धन आ सकता है, वसीयत आदि से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा योग है, और यहाँ से दोनों मिलकर धन स्थान को देखेंगे तो सेविंग्स का भी आपको अवश्य मौका मिलेगा। तो एक प्रकार से अच्छा है। बस बुध क्या है, बुद्धि के कारक हैं। अष्टम में जाकर कभी कभी हम क्या करते हैं, जब बुध जाते हैं तो हमारा ध्यान किसी एक चीज़ पर ज़्यादा चले जाता है और बाकी जो हमारे आधार हैं उनसे हट जाता है। तो यहाँ पर बस आपको हर चीज़ पर अपने फोकस को रखना है। अदरवाइज बुध आदित्य योग जो बन रहा है आपके लिए वो अच्छा ही है। घर में जो महिलाएं हैं उनकी सेहत पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि महिलाओं के लिए एक प्रकार से बुध सूर्य की जोड़ी, क्योंकि सूर्य चौथे घर के हैं स्वामी, उनका अष्टम में होना घर की महिलाओं के लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। कुछ रुका हुआ पैसा या जिनका गुप्त धन होता है, कुछ अलग प्रकार से पैसा कमाते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत विशेष एक योग बन जाता है। इसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये होगा 14 जनवरी को, और सूर्य का प्रभाव यहाँ पर एक प्रकार से आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट लाएगा, क्योंकि सूर्य अपने आप में यहाँ पे राजयोग बना रहे हैं। कैसे? सूर्य केंद्र के स्वामी हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य पर प्रभाव बहुत है। सूर्य पर गुरु का प्रभाव है, गुरु की दृष्टि है, जो वक्री अवश्य है लेकिन लाभेश है, और सूर्य चौथे घर के स्वामी है, यानी कि घर में पैसा बढ़ेगा। पुनः प्रॉपर्टी आदि के लिए कुछ अच्छा योग है, और वक्री बृहस्पति की दृष्टि जो चौथे से अष्टम में के स्वामी है। प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे तो अचानक से जो सूर्य का ये योग है, ये आपको प्रॉपर्टी बेचने का योग भी बना देता है। मंगल का प्रभाव भी है, जो पुनः प्रॉपर्टी बेचने का योग बना रहे हैं, क्योंकि वो खुद चौथे से 12वें घर में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे केतु का प्रभाव भी है। जो स्टूडेंट्स कुछ रिसर्च बेस करना चाहते हैं उनके लिए अभी भी बहुत अच्छा योग बनेगा। और एक प्रकार से केतु सूर्य ये धार्मिक प्रवृत्ति दिखाता है, तो पुनः अपने धार्मिक चीज़ों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। अपने पैतृक जगह पर जाकर कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, या एक प्रकार से किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने के लिए भी ये योग बहुत अच्छा है। इस टाइम पे जाएंगे तो एक बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा और बहुत अच्छा उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा है। बस ध्यान देना है कि लव लाइफ पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पंचम में केतु, पंचम से पंचम में सूर्य, ये दोनों ही ग्रह बहुत अच्छे नहीं होते। और शुक्र भी इस टाइम पे शनि के साथ बैठे हैं, और पंचमेश यानी कि बुध वो आपके अष्टम में बैठे हैं। तो ये क्या बता रहा है कि थोड़ा सा लव लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसका ध्यान दें। सूर्य का नवम में आना पिताजी से वाद विवाद और बॉसेस से भी वाद विवाद दिखाता है, तो इसका भी आपको ध्यान देना है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की
आवश्यकता है। मंगल तीसरे घर में बैठे हैं लेकिन 12वें घर के स्वामी हैं और नवम भाव में बैठे सूर्य को देख रहे हैं। अगर विदेश जाने का प्लान बना रहे थे तो ये सूर्य का गोचर आपके लिए अत्यंत विशेष रहेगा, अत्यंत लाभकारी रहेगा। यहाँ से सूर्य उत्तरायण बलि भी हो जाते हैं, उत्तरायण स्टार्ट हो जाता है उनका, तो और उनको एक बल प्राप्त होता है, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। एक प्रकार से सूर्य तीसरे घर को देखेंगे तो एक आपके अंदर साहस और पराक्रम की भी कोई कमी नहीं रहेगी। इसके बाद 21 जनवरी को एक बहुत विशेष घटना होगी, वो होगा मंगल का पतित होना। मंगल वक्री हो गए थे दिसंबर में, जनवरी में हो जाएंगे पतित, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे, मिथुन में। ये होता है, मैं कई बार समझा चुका हूँ कि कुछ नए दर्शक भी जुड़ते हैं तो एक बार बता देता हूँ कि ग्रह कभी कभी वक्री होता है। वक्री मतलब उल्टा चलना शुरू कर देता है। एक राशि में 0 से 30 डिग्री होती है। अगर वो ग्रह या तो इनिशियल डिग्री में ही वक्री हो गया, या जैसे मंगल बहुत लंबे अंतराल के लिए वक्री होते हैं, उस केस में अधिकतम वो ग्रह पिछली राशि में गिर जाता है। 0 से पिछला क्या होगा, पिछली राशि आ जाएगी। तो उस केस में मंगल या कोई भी ग्रह पतित हो जाता है। कोई भी नहीं, सारे ग्रह नहीं हो सकते वक्री, सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं हो सकते, राहु केतु सदैव वक्री है, लेकिन बाकी ग्रह सूर्य के आधार पर ही वक्री होते हैं। तो यहाँ पर मंगल पतित हो जाएंगे और इसका एक अच्छा और बुरा प्रभाव भी होगा, या कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव होंगे। अच्छा प्रभाव, कोई भी ग्रह पतित होता है ना तो कुछ कार्य जो अधूरा रह जाता है उसको पूरा करने के लिए आता है। तो कुछ धन संबंधित कार्य अटक रहे थे, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अटक रहे थे, कोई प्रॉपर्टी लीज पे देनी थी, रेंट पे देनी थी, चौथे से 11वां भाव बेचनी थी, कुछ इन्वेस्टमेंट अटक गई थी, कुछ लीगल केस अटक गए थे धन से संबंधित, कुछ विदेश से पेमेंट अटक गई थी, आपका गुप्त धन का सोर्स है लेकिन उसमें कोई, अब जो कई लोग इलीगल काम करते हैं या 2 नंबर का काम होता है, वो पैसा भी कैश में ही डील करते हैं, 2 नंबर का पैसा होता है। अब उसमें कभी कभी क्या होता है कि अगर कुछ फंस भी गया पैसा तो क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उधर 2 नंबर का पैसा था। अभी रिसेंटली एक मेरे पास केस आया था, तो उन्होंने बताया कि पता नहीं कितने 1-1.5 करोड़ उन्होंने वो उस पर देते थे, इंटरेस्ट पे देते थे, तो वो सारा चढ़ा हुआ था, अब वो पैसा सारा डूब गया। अब वो खुद बता रहे थे अब इसका कुछ कर भी नहीं सकते। तो इस प्रकार से अगर ऐसा कुछ आपका 2 नंबर का काम फंसा हुआ था, इलीगल काम फंसा हुआ था, इलीगल तो खैर अलग शब्द, गलत शब्द हो जाता है, 2 नंबर का मतलब कि थोड़ा सा जो अलग प्रकार का कोई आप कार्य करते हैं, मे भी थोड़ा सा नॉर्मल से हटके कार्य करते हैं, वैसा कार्य थोड़ा सा अगर आपका अटका हुआ था तो उसमें मंगल अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन ये मंगल पतित है, वाणी के स्थान में है, तो वाणी में कटुता आ जाएगी और उसके कारण दिक्कत होगी। और सप्तम से अष्टम में है मंगल, ये मंगल दोष बनता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि दूसरे घर का मंगल भी मंगल दोष होता है। नॉर्थ इंडिया में कहीं कहीं नहीं मानते, लेकिन शास्त्रोक्त है, साउथ इंडिया में तो अवश्य मानते हैं, और ये है भी, क्योंकि वो सप्तम से अष्टम भाव हो गया, मंगल दोष होता है दूसरे घर का। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में यहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। मैरिड लाइफ में 21 जनवरी के बाद से दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। ये कर्म भाव के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कर्म भाव तो ये है लेकिन उससे त्रिकोण है, तो अर्थ त्रिकोण है, तो कार्य क्षेत्र में भी कहा सुनी, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ना, आपके ऊपर ज़्यादा डिमांड रखना, और आपका ज़्यादा प्रेशराइज हो जाना या फिर फोकस हट जाना, ये सारी चीज़ें कार्य क्षेत्र में 21 जनवरी के बाद से तंग आपको करेंगी। 24 जनवरी को एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा बुध महाराज का, और बुध आपके नवम भाव में आ जाएंगे और पुनः बुध आदित्य योग बनाएंगे। ये भी बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, क्योंकि बुध क्या है, वो आपके धन स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। लक्ष्मी स्थान में, भाग्य स्थान में आ गए और चौथे घर के स्वामी के साथ योग बना लिया, यानी कि घर में पैसा आएगा, लक्ष्मी प्राप्ति, भाग्य वृद्धि। स्टूडेंट्स के लिए तो अति विशेष, पंचम से पंचम में बुध, स्टूडेंट्स के काम बनेंगे, जो बिगड़ रहे थे काम वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आइडियाज़ की कमी नहीं होगी, बहुत सारे आइडियाज़ आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर अभी भी मंगल की दृष्टि है, अष्टम दृष्टि मंगल की अभी भी बनी रहेगी, जो सप्तमेश है, यानी कि बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। यहाँ पे केतु का प्रभाव सूर्य बुध पर, कुछ ऐसे आइडियाज़ आपको इस टाइम पे आएंगे, मानसिक दृष्टिकोण से इतना एक्टिव रहेंगे ना कि आप अपने जीवन को ही बदल सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर वक्री गुरु की दृष्टि भी है, जो पुनः लाभ स्थान के स्वामी है। ये बता रहा है कि चौथे घर के स्वामी को देख रहे हैं, यानी कि पूरी फैमिली पैसा कमाएगी, फैमिली बिजनेस करते हैं तो और भी लाभ है। और लाभ स्थान के स्वामी, धन स्थान के स्वामी को लक्ष्मी स्थान में, भाग्य स्थान में देख रहे हैं, जो कि बुध लक्ष्मी स्थान के भी स्वामी है। तो धन प्राप्ति के लिए वर्ष जनवरी का अंतिम भाग जो है वो भी आपको अत्यंत लाभ देकर जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर सूर्य बुध हो गए तो पुनः वो बॉसेस वाली बात, बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स
मिसकंसेप्शन, मिसकम्युनिकेशन ये चलता रहेगा। इस पर काफ़ी ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। तीसरे घर में सूर्य बुध की जोड़ी कभी कभी जोड़ों का दर्द भी देती है, और कभी कभी आपको नसों की प्रॉब्लम भी यहाँ पे दे सकती है, या फिर गले या फिर जो नेक का एरिया है इसके आसपास कोई चोट या फिर कोई छोटी मोटी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है, तो इसका ध्यान देना है। पतित मंगल दूसरे घर में गए, जिनको डायबिटीज़ है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, अपचन के रोग है, उनको दिक्कत होगी। यहाँ पे बॉडी में आइज़ में इन्फेक्शन, आइज़ में ड्राइनेस, दांतों की प्रॉब्लम, दांतों को लेकर डेंटिस्ट के पास जाना, ये सब आपको मंगल के गोचर यानी कि 21 जनवरी के बाद देखना पड़ सकता है। तो ओवरऑल कई प्रकार से अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन जो मैंने नेगेटिव कहा उनका ध्यान दीजिएगा। राहु बने रहेंगे 11वें घर में, तो ये अच्छा ही आपके लिए। केतु का भी पंचम में होना एक प्रकार से, क्योंकि वो अंतिम समय होगा अब उनका, क्योंकि मई में राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो जाते जाते एक सेंस ऑफ क्लैरिटी भी आपको देके जाएंगे। एक और राशि परिवर्तन होगा शुक्र का, लेकिन वो एकदम महीने के अंत में है, 28-29 तारीख के आसपास, तो उसका प्रभाव हम फरवरी से ऑब्जर्व करेंगे। अब चलते हैं फरवरी के महीने की तरफ। और फरवरी का महीना विशेष है, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रह जो वक्री चल रहे थे लंबे अरसे से, वो मार्गी हो जाएंगे। गुरु मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी को, और मंगल भी फरवरी के अंत में 24 फरवरी के आसपास मार्गी हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस महीने के बाद। देखिए, इस महीने में जो सबसे पहला प्रभाव दिखेगा वो शुक्र राहु की जोड़ी का दिखेगा। शुक्र का गोचर वैसे तो जनवरी के अंत में हो गया था, लेकिन हम उसको फरवरी से ही ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि एकदम अंत में हुआ था, तो प्रभाव फरवरी से ही ज़्यादा दिखेगा। अब ये अति विशेष जोड़ी है आपके लिए, अति विशेष। यहाँ पे शुक्र बहुत लंबे टाइम तक उच्च के रहेंगे। एक तो शुक्र जो मेरे हिसाब से सबसे शुभ ग्रह है, जिसका शुक्र, मैं कई बार बताता हूँ और कुंडलियाँ भी देखता हूँ, मैं देखते ही बताता हूँ कि हाँ चलो शुक्र की स्थिति कैसी है, कि हाँ व्यक्ति को एटलीस्ट भौतिक जीवन में ज़्यादा कष्ट नहीं देखने पड़े होंगे। तो शुक्र अगर आपका अच्छा हो गया ना, तो बल्कि आप मान के चलिए कि एटलीस्ट भौतिक लेवल पर बहुत कष्ट नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कष्ट नहीं है जीवन में, सबके जीवन में कुछ ना कुछ अलग प्रकार के कष्ट चल रहे होते हैं। मैं सबको यही बोलता हूँ ना कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जीवन में एक टाइम पे कोई कष्ट ना चले। कुछ अच्छा हो रहा होता है तो कोई कुछ बुरा हो रहा होता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि मेरा सबसे अच्छा टाइम कब आएगा, ऐसा टाइम कब आएगा कि प्रॉब्लम्स खत्म होगी। ऐसा नहीं होता। किसी का भी जीवन उठा के देख लीजिए। राजीव गांधी जी की माता की मृत्यु होती है, हत्या होती है, एक दिन पहले बहुत दुखद समाचार, अगले दिन वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब यही जीवन है। एक जगह एक दिन पहले वो अपनी माता की मृत्यु का शोक बना रहे हैं, हत्या का शोक बना रहे हैं, अगले दिन वो प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं, या फिर कुछ टाइम बाद बल्कि प्रधानमंत्री बन गए अगले दिन, या बहुत जल्दी उनका प्रोसेस हुआ था। तो एक प्रकार से ऐसा ही जीवन चलता है। तो यहाँ पे शुक्र का लाभ स्थान में आना आपके लिए अत्यंत शुभ है, अत्यंत शुभ। एक तो ये जोड़ी जो है राहु शुक्र की, बहुत अच्छी जोड़ी है। किसी की कुंडली में राहु शुक्र, वो भी अच्छे स्थान में, 11वें घर में, 12वें घर में, 10वें घर में, दूसरे घर में, बहुत बहुत विशेष जोड़ी होती है। तो राहु शुक्र, ये तो गुरु चेला है ना, राहु किसी के कंट्रोल में ना आए, केवल शुक्र ही उनको समझाए। तो शुक्र और राहु 11वें घर में, लाभ ही लाभ, हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण से आपका जीवन भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत लाभकारी है। शुक्र लग्नेश है, राहु विदेश के कारक है, विदेश से पैसा, विदेश जाने के इच्छुक थे उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। कई प्रकार के पैसे कमाने का मौका मिलेगा। इच्छाओं की पूर्ति, राहु शुक्र से ज़्यादा इच्छाएं कोई पूरी कर ही नहीं सकता। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा ये समय है। बस ध्यान क्या देना है कि राहु शुक्र 2 ऐसे ग्रह जो लालच बढ़ाते हैं, 2 ऐसे ग्रह जो वासनाएं बढ़ाते हैं, 2 ऐसे ग्रह जो इच्छाओं को एकदम तीव्रता से बढ़ाते हैं। जब मैं वासना कहता हूं तो केवल शारीरिक वासना नहीं समझना चाहिए। वासना मतलब जो भी चीज़ हमें ना ज़रूरत से ज़्यादा हम जिसके पीछे भागने लगे, वो वासना ही है। तो ये दोनों ग्रह ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे ना हम आपके अंदर एक ठहराव नहीं होगा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। ये कहना आसान होता है कि धन के पीछे मत भागो, बड़े बड़े लोग ज्ञान देते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, लेकिन वो सब प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर है। आप अगर एक संत महाराज हैं, आप कथावाचक हैं, स्पेशली जो कथावाचक लोग, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन वो लोगों को भ्रमित थोड़ा सा कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा कि धन मत कमाओ, ये मत कमाओ, आप सादा जीवन जियो, बल्कि खुद कैसा जीवन जीते हैं सबको पता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी धन कमाने से या फिर
अपने जीवन को अच्छा बनाने से कोई भी आपको शौक नहीं होना चाहिए, कोई भी आपको उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। धन कमाने की क्षमता है, बिल्कुल कमाइए, ठीक है, आप उसको समाज समाज में उसका उपयोग कीजिए, आप अपने घर के लोगों के लिए, अपने लिए उसका उपयोग कीजिए, डोनेशंस कीजिए, लेकिन धन कमाने से नहीं रुकना चाहिए। जहाँ पे मौका मिले अपने चीज़ों का उपयोग कर कर, अपने स्किल्स का उपयोग कर कर धन कमाना चाहिए। तो ये वो सबसे अच्छा समय है जब आपका धन कई गुना तेज गति से बढ़ सकता है। इतने मौके आपको मिलेंगे जिसके लिए शायद आप भी खुद तैयार नहीं होंगे। और लग्नेश का राहु के साथ होना यानी कि व्यक्ति के अंदर वो क्षमता भी होती है। राहु इज द रिस्क टेकर। राहु वो ग्रह है, मंगल और राहु ऐसे ग्रह हैं जो जो व्यक्ति को रिस्क दिलवाते हैं। तो ये वो समय भी है जब आप कुछ अलग कर पाएंगे। यहाँ से दोनों का प्रभाव आपके पंचम घर पर होगा, यानी कि क्रिएटिविटी भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो एक प्रकार से बहुत शुभ है, बहुत अच्छा ये समय आपका दिख रहा है जिसका आपको लाभ उठाना है। इसके साथ ही यहाँ पर जो शुक्र है वो बहुत लंबे टाइम के लिए उच्च के होने वाले हैं और सप्तम से त्रिकोण में है, यानी कि एक प्रकार से शादी के लिए भी बहुत अच्छा योग बन जाता है। यहाँ से राहु ऑलरेडी सप्तम को देख रहे हैं, मैं बता चुका हूँ कई बार, राहु भी विवाह के कारक होते हैं और शुक्र के साथ उनकी जोड़ी वो भी सप्तम से त्रिकोण में, यानी कि विवाह का भी आपका बहुत अच्छा योग यहाँ पर एटलीस्ट जब तक वो वक्री नहीं होते यानी कि मार्च तक, तब तक वो बनाकर रखेंगे। तो बहुत अच्छा लाभ है यहाँ पर। बस ध्यान क्या देना है कि शुक्र छठे घर के स्वामी है और छठे से छठे में बैठे हैं। अचानक से कोई रोग तंग कर सकता है, कोई दवाई स्टार्ट हो सकती है, या फिर कहिए आपके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की कोशिश करनी है। अगला जो प्रभाव होगा वो होगा 4 फरवरी को। देवगुरु बृहस्पति ये हो जाएंगे मार्गी, बहुत लंबे अंतराल से वक्री चल रहे थे और इनकी स्पीड बहुत तेज होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से आपका धन भी बहुत तेज गति से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वो आपके लाभेश है, लग्न में बैठकर आपको कई प्रकार के मौके देंगे, कई प्रकार के संभावनाएं खोलेंगे, कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज लाएंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा, पैसे की गति बढ़ेगी। अष्टमेश भी हैं, उनका लग्न में होना और उनका एक प्रकार से प्रभाव राहु के ऊपर, और राहु का प्रभाव उनके ऊपर है, मैं बता चुका हूँ पहले, क्योंकि राहु उनकी राशि में बैठे हैं और राहु कहाँ पे है, लाभ स्थान में। तो एक प्रकार से 11वें का प्रभाव गुरु अपने आप उनका स्वामित्व लेकर भी बैठे हैं और राहु का भी प्रभाव लेकर बैठे हैं। तो राहु क्या करते हैं, वो अचानक से बढ़ाते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। तो अष्टमेश का यहाँ पे लग्न में अतिचारी होना, अभी तो खैर अतिचारी नहीं होंगे, आगे स्पीड उनकी और बढ़ेगी, लेकिन यहाँ से स्पीड तेज होना शुरू हो जाएगी। तो रुका हुआ पैसा, अष्टम का स्वामी का लग्न में बैठना, हो सकता है आपका पैसा कोई रुक गया हो, अटक गया हो, रुका हुआ पैसा वापस आएगा। जिनको हेल्थ इश्यूज बहुत चल रहे थे उनकी हेल्थ थोड़ी सी बेटर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अष्टम के स्वामी जब वक्री होते हैं लग्न में, जो कि अक्टूबर में हो गए थे, तो कई लोगों को, वृषभ वालों को कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज भी आए होंगे। तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके अच्छी होंगी। और अष्टमेश का लग्न में होना, मार्गी हो जाना, यानी कि जीवन में नया रास्ता मिलना। अष्टम भाव अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाता है। लोग अधूरा बताते हैं अष्टम भाव के बारे में कि ये अंधकार का भाव है, अंधकार के बाद ही उजाला आता है, तमस से ही सत्व की तरफ जाया जाता है। तो एक प्रकार से ये जो गुरु का प्रभाव है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये गुरु मार्गी होकर केतु को देखेंगे, जो एक बुद्धि थोड़ी सी स्ट्रक हो गई थी, आइडियाज जो थे स्ट्रक हो गए थे, जो एक विचारधारा थोड़ी सी कम हो गई थी या फिर रुक गई थी, वो विचारधारा भी बदलने में ये मार्गी गुरु आपको मदद करेंगे। और मैं तो कहूँगा ये फरवरी के बाद का जो टाइम है इसका आनंद उठाइए, क्योंकि गुरु इसके बाद 12 साल बाद लगने में आएंगे। तब तक क्या परिस्थितियाँ होंगी। लाभ स्थान के स्वामी गुरु केवल मई तक आपके लग्न भाव में है, तो वो मार्गी हो जाएंगे तो लाभ उठाना शुरू कर दीजिए, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता, अगर आपने आवश्यक कर्मठता दिखाई तो। इसके बाद 11 और 12 बुध तारीख को राशि परिवर्तन होंगे, आसपास ही होंगे, तो उनको आसपास ही देख लेते हैं। 11 को बुध और 12 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और दोनों ही आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे। सूर्य का यहाँ पे आना अति विशेष होता है, क्योंकि यहाँ पे वो एक प्रकार से क्या, वो उनको दिग्बल प्राप्त होता है, दिग्बली होते हैं, सबसे ज़्यादा दिग्बली यहीं पे होते हैं। और वो चौथे घर के स्वामी भी हैं, उनका यहाँ पे आना राजयोग बनाता है। और यहाँ पे बुध भी है साथ में। बुध क्या है, वो 10वें से त्रिकोण के स्वामी हैं, यानी कि कारक क्षेत्र में
कुछ अच्छा कार्य करने का अवसर मिलेगा, अपने स्किल्स को दिखाने का अवसर मिलेगा। और साथ में ही बुध 10वें से अष्टम के स्वामी हैं और सूर्य 10वें से सप्तम के स्वामी हैं। 10वें से सप्तम के स्वामी का सूर्य यहाँ पे आना यानी कि पद प्राप्ति, और 10वें से अष्टम बुध का यहाँ पे आना यानी कि जॉब चेंज। तो महीने के मध्य भाग के बाद जॉब चेंज का भी योग बहुत बन जाता है। बस प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से इतने सारे ग्रह चौथे घर को देखना शुरू हो जाएंगे। ये इमोशनल लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव चौथे घर पर, किसी भी कुंडली दिखा लीजिए, देख लीजिए चौथे घर पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है, तो व्यक्ति की इमोशनल लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहती है। तो यहाँ पर 3 ग्रहों का प्रभाव चौथे घर पर, यानी कि इमोशनली अप्स एंड डाउन्स आना शुरू हो जाएंगे। घर में कलह कलेश, घर में थोड़ा सा एक अजीब सा एटमॉस्फेयर, घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े, मिसकम्युनिकेशन, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। शनि सूर्य की युति 10वें घर में, यहाँ पे ना पुनः आपके अपने बॉसेस से झगड़े हो सकते हैं। और बॉसेस से झगड़े तो अलग बात है, बॉसेस आपके विरुद्ध जाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अपने बॉसेस से, अपने सीनियर से बना के रखिए। लेकिन शनि सूर्य की जोड़ी चौथे घर पर, दोनों का प्रभाव, शनि का प्रभाव 7वें घर पर जो सूर्य का प्रभाव लेकर बैठे हैं। जो लोग पॉलिटिक्स में या फिर बड़े लेवल पर एक रिकॉग्निशन प्राप्त करना चाहते हैं, सोशल लाइफ बनाना चाहते हैं, सोशली स्टेटस बनाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। उनको आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। 2 चीज़ों का ध्यान देना है, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव चौथे घर पर, व्यक्ति पर झूठे आरोप लगते हैं, और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव चौथे घर पर, घर में चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका भी ध्यान दीजिएगा, घर में चोरी आदि हो सकती है। कोई आया आपके घर में, कुछ उठा के ले गया, या आप नहीं है घर में, कोई कुछ उठा के ले गया या कुछ चोरी कर ली, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। इस पीरियड में बाहर जा रहे हैं तो बहुत अटेंटिव होकर पूरी सिक्योरिटी का ध्यान देकर ही जाइएगा। आजकल तो बहुत सारे गैजेट्स हैं कि हाँ, आप अगर बाहर भी हैं तो घर की पूरी निगरानी रख सकते हैं। लेकिन जो भी है, अपने स्तर पर आप जो भी कर सकते हैं उसका ध्यान दीजिएगा। घर में कलह कलेश मत होने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कलह कलेश हुए ना तो बड़े स्तर पर होंगे, और बड़े स्तर पर भी होंगे और बड़े अंतराल के लिए भी होंगे। तो जितना हो सके आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। यहाँ पे इतने सारे ग्रह चौथे घर पर देखेंगे, जिनको कफ रोग रहते हैं उनकी दिक्कत बढ़ेगी, और जिनको हृदय संबंधित रोग है उनको तो महीने के मध्य भाग के बाद बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स उनके लिए बढ़ सकती है, और लोअर बैक में भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो मंगल मार्गी हो जाएंगे। हाँ, ये भी आपके लिए विशेष चीज़ है। बहुत लंबे टाइम से वक्री चल रहे मंगल 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। अच्छा है आपके लिए, क्यों? क्योंकि वो सप्तमेश है, तो बिजनेस में गति प्रदान होगी, आगे बढ़ने के लिए वो तत्पर हो जाएंगे। अभी मंगल दोष तो खत्म नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो वक्री थे तो जो बहुत ज़्यादा वक्र प्रभाव और बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव मंगल का आ रहा था मैरिड लाइफ पर, वो भी कम होगा। रुका हुआ पैसा आगे वापस आपके पास आएगा। कोई प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं बिक पा रही थी, वहाँ पे यहाँ पे अच्छा आपको एक योग दिखेगा, और कोई रुका हुआ धन भी यहाँ पे मंगल के मार्गी होते ही आपको प्राप्त हो सकता है। और कार्य क्षेत्र में जो स्ट्रेस बढ़ रहा था, जो आपका अपनी वाणी पर से कंट्रोल खत्म हो गया था, तो वो भी वापस आपका ठीक होने का आपको मौका मंगल महाराज देंगे। तो एक प्रकार से ये अच्छा है। इसके बाद अच्छा एक और चीज़ है, ये मंगल मार्गी होकर यहाँ पे 10वें घर को देखेंगे और इतने सारे ग्रहों पर प्रभाव डालेंगे। ये एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, इतने सारे ग्रह 10वें घर में बैठे हैं। तो विदेश में भी अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा योग आपके लिए बनता है। और शनि मंगल का इस प्रकार का प्रभाव हमेशा मैं बताता हूँ, शनि मंगल डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे क्योंकि वो मार्गी हो गए हैं, तो कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत प्रोडक्टिव, बहुत अच्छा कार्य करने का भी आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। तो एक प्रकार से बहुत शुभ है, इसका जितना लाभ हो सकते हैं उठाइए। एक चीज़ वर्ड ऑफ कॉशन दूंगा उनके लिए जिनका इस समय अंतरदशा प्रत्यंतर दशा खराब चल रही है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, ऊपर से मंगल का प्रभाव भी है। वो भले ही मार्गी हो गए हैं, लेकिन पतित अभी भी हैं। अचानक से फरवरी के अंत में कुछ लोगों की जॉब जा सकती है, तो बहुत केयरफुल रहेगा। स्पेशली अगर ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत है, स्पेशली अगर आप टारगेट्स नहीं रीच कर पा रहे, अगर टारगेट वाली जॉब है, स्पेशली अगर परफॉर्मेंस खराब चल रहा था, और स्पेशली अगर मैनेजर आदि से अच्छे संबंध नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। एक और गोचर होगा बुध का, लेकिन उसका प्रभाव हमें मार्च से ही ज़्यादा दिखेगा। चलते हैं मार्च के महीने की तरफ, जो कि एक प्रकार से सबसे ज़्यादा संवेदनशील भी है, सबसे ज़्यादा बदलाव वाला भी है,
सबसे ज़्यादा प्रभाव वाला भी है, क्योंकि बहुत कुछ इस महीने में होगा। सबसे पहले तो बुध का गोचर फरवरी के अंत में हो गया था, तो मार्च में उसका प्रभाव दिखेगा। बुध यहाँ पे नीच के हो गए मीन में आकर। अब नीच का ग्रह मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसा नहीं कि बुरा होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक तो नीच भंग बन गया जो बहुत अच्छा है, और लाभ स्थान में नीच भंग का मिलना कुछ अलग प्रकार से अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होंगी। यानी कि आपको उन जगहों से मौके मिल सकते हैं जो आप खुद नहीं सोच रहे थे। यहाँ से इतने सारे ग्रहों का प्रभाव पंचम पर स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन बुध है राहु के साथ है, नीच के हो गए। नीच भंग है, ठीक है, अलग चीज़ है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उनका ध्यान बहुत भटकेगा। और पंचम के स्वामी है बुध खुद, तो अच्छा ये होगा कि जो विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके यहाँ पे बहुत अच्छे योग बन जाते हैं। इतने सारे ग्रहों का पंचम पर प्रभाव, जिसमें बुध भी है और जो बुध खुद इस पंचम के स्वामी है, आपको आइडियाज भी बहुत आएंगे। आपकी क्रिएटिविटी और क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत अच्छी यहाँ पे रहेगी। 11वें घर में इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा, और भी तो और भी आएंगे। ये साफ बताता है कि आपका धन, आपका लाभ, आपका भौतिक सुख धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा। राहु के साथ प्रभाव है तो थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं और नीच के भी हैं, और राहु के साथ तो ना यहाँ पे कभी कभी व्यक्ति अपनी पूरी प्रकृति के विरुद्ध कुछ कर बैठता है, अपने पूरे नॉर्मल नेचर के विरुद्ध कुछ कर बैठता है, और उसके कारण गलत काम करता है। यहाँ पे गलत संगत में पड़ सकते हैं और किसी की बातों में भी आ सकते हैं, और यहाँ पे लालच में आकर अपना नुकसान कराने के योग बहुत बन जाते हैं। तो इस चीज़ पर विशेष आपको ध्यान देना है। शुक्र वक्री हो जाएंगे 2 मार्च को। अब यहाँ से बुरा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे मैरिड लाइफ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि शुक्र कारक है मैरिड लाइफ के, और सप्तम से त्रिकोण में बैठे हैं, मंगल दोष भी बना हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैरिड लाइफ पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन शुक्र उच्च के हैं, अभी भी शुक्र उच्च के हैं और लंबे टाइम तक उच्च के रहेंगे, तो धन आदि में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, लाभ स्थान में एक वक्री ग्रह शुक्र और बुध भी वक्री हो जाएंगे आने वाले टाइम में, उन पर हम बात करेंगे। तो ये अवश्य बताता है कि आपको आपका जो धन है वो थोड़ा सा धीरे गति से आना शुरू हो जाएगा, यानी कि धन की जो गति है वो थोड़ी सी धीरे हो जाएगी। बुध की हमने चर्चा करी तो उनकी बात भी कर लेते हैं। 15 मार्च को बुध भी वक्री हो जाएंगे। अब क्योंकि बुद्धि के कारक नीच के भी हैं, वक्री भी है और राहु के साथ भी हैं, अपने डिसीजंस को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, एकदम मौके आएंगे, एकदम अपॉर्चुनिटीज आएगी, लेकिन बुध का प्रभाव बता रहा है कि शायद गलत निर्णय लेने की संभावना भी आपकी बढ़ जाती है, और इस कारण से गलत लोगों पर भरोसा कर लालच में आकर बिना सोचे समझे कहीं पर पैसा लगाकर अपना नुकसान करवा सकते हैं। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अदरवाइज धन के लिए कोई बुरा नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि यहाँ से आपको बहुत अलग प्रकार के धन कमाने के मौके मिल सकते हैं। लेकिन जो मैंने कहा उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध का ये जो प्रभाव है, वक्री प्रभाव, शुक्र का वक्री प्रभाव, ये गलत निर्णय लेने पर आपको अवश्य मजबूर कर सकता है। इसके बाद जो खैर सूर्य, हमने बुध का प्रभाव पहले देख लिया, बल्कि सूर्य का गोचर उससे पहले होना था, लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी में शुक्र के साथ मैंने वक्र प्रभाव बताया। यहाँ पे सूर्य भी आ जाएंगे 14 मार्च को, और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा। सूर्य 14 मार्च को आपके 11वें घर में आ जाएंगे। एक प्रकार से 11वें घर में इतने सारे ग्रहों का आना अच्छा भी होता है, लॉन्ग टर्म में इसका अच्छा प्रभाव दिखेगा। लेकिन यहाँ पे इसी दिन ग्रहण भी लगेगा जब चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के समय ही लगता है, क्योंकि चंद्र पर ही ग्रहण लग रहा है। तो अब क्योंकि 11वें घर में इतने सारे ग्रह और पंचम भाव पर ग्रहण का प्रभाव, यानी कि सोचने की क्षमता में प्रॉब्लम, आप कुछ आपकी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा ना, सोच, क्योंकि बुध वक्री, शुक्र वक्री, राहु के साथ, बुध राहु के साथ, सबका प्रभाव पंचम पर, ऊपर से ग्रहण, तो ये सारी ही चीज़ें बता रही है कि कोई भी बड़े निर्णय आपको 14 तारीख के बाद से नहीं लेने। एटलीस्ट 1 महीने तक आपको बहुत कंट्रोल्ड वे में आगे बढ़ना है, क्योंकि इसका एक बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। लोगों से झगड़े होंगे, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। इसका प्रभाव लव लाइफ पर पड़ेगा, ऑलरेडी केतु है पंचम में।
यहाँ पे ग्रहण लग रहा है, तो अचानक से लव लाइफ में प्रॉब्लम 14 मार्च के आसपास, और करीबन 1 महीने तक, 14 मार्च से 1 हफ्ते पहले ही मान के चलेगा। और फिर उसके बाद भी ये प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद शनि का गोचर भी हो जाएगा 29 मार्च को। खैर शनि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अभी वो मार्च के अंत में हो रहा है, तो मैं ज़्यादा उसको टच नहीं करूँगा, क्योंकि एक अलग से वीडियो आएगी ही उन पे अवश्य। लेकिन अगर हम देखें तो 29 मार्च को शनि का गोचर होगा, और इसी दिन चंद्रमा भी आपके 11वें घर में आ जाएंगे, और यहाँ पर 6 ग्रह बैठेंगे, 6 ग्रह। अब इसका प्रभाव सबके लिए अलग अलग होगा। जिसकी दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है उनके तो वारे न्यारे हैं। करियर, बिजनेस, प्रॉपर्टी, धन, भौतिक सुख, हर चीज तेज गति से प्राप्त होगी, हर चीज तेज गति से प्राप्त होगी। कभी कभी कुछ लोग बड़े कमेंट करते हैं कि इतने सारे लोग हैं, आप सबका कैसे एक साथ बता सकते हैं। हम सबका एक साथ नहीं बताते, हम केवल ग्रहों का, राशि का प्रभाव बताते हैं। कुंडली सबकी अलग अलग होती है, इसलिए मैं यूजली अच्छा बुरा सब बता के चलता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसकी दशा अंतर्दशा है अच्छी है, उनके लिए तो यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा प्रभाव होगा, हर प्रकार से भौतिक सुख समृद्धि। लेकिन जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है, समय अच्छा नहीं चल रहा, उनके लिए समय कष्टकारी होगा। इतने सारे ग्रह 11वें घर में, पैसा डूब सकता है। 10वें से दूसरा जॉब जा सकती है। इतने सारे ग्रहों का पंचम पर प्रभाव, सप्तम से त्रिकोण, लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों पर ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिजनेस में थोड़े से घाटे हो सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये सारे ग्रह मिलकर पंचम को देखेंगे। आपका अपने डिसीजंस पर, इमोशंस पर, सोच पर कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा, और इसका बुरा प्रभाव हो सकता है। ये जो भाव है ये छठे से छठा है। अचानक से यहाँ पे रोग भी तंग कर सकते हैं, अचानक से अस्पताल जाना पड़ सकता है। यहाँ पर जिनको जोड़ों का दर्द है, जिनको नसों की प्रॉब्लम है, उनको दिक्कत होगी। लेकिन जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, हार्ट, कार्डियक प्रॉब्लम है, उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो एक प्रकार से मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा। जिनका समय अच्छा है उनके लिए बहुत अच्छे मौके, लेकिन जिनके समय खराब है उनके लिए समय बहुत टेस्टिंग रहेगा, संवेदनशील रहेगा। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स भी उनके लिए आ सकती है। लॉन्ग रन में अगर मैं बात करूं, डिस्पाइट ऑफ अच्छी दशा बुरी दशा, लॉन्ग रन में ये आपके लिए बहुत मौके खोल के जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, और सूर्य ग्रहण का प्रभाव 6 महीने तक देखा जा सकता है। तो लॉन्ग रन में आपका पैसे बढ़ाएगा, लेकिन ये इमीडिएटली यानी कि 1-1.5 महीने में जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी है उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जिनका समय खराब है उनके लिए, जैसा मैंने कहा, जॉब जाना, बिजनेस में नुकसान, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ में एक सेंसिटिविटी बढ़ा सकता है। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको। ओवरऑल ठीक ठाक महीना है, लेकिन जो भी मैंने सेंसिटिव कहा है, नेगेटिव कहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब उपाय की बात करते हैं। ये सारे उपाय आपको एक ही बार करने हैं, और अगर हो सके तो किसी शुक्रवार को कीजिएगा, नहीं तो किसी भी दिन कर सकते हैं। पहला उपाय, आपको शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है, पूरे परिवार का गंगा जल से अभिषेक करना है। फिर दूध, शक्कर और गुलाब जल और गुलाब की पंखुड़ियाँ, ये मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करते हुए आपको ओम शंकराय नमः मंत्र का जाप करना है, और अभिषेक करने के बाद आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है, और खीर का भोग लगाना है महादेव को। इसके बाद आपको दुर्गा मंदिर में जाकर मिठाई का भोग लगाना है, मिठाई वहाँ पे अर्पण करनी है, कोई भी मिठाई लेकर जा सकते हैं। वहीं पर बैठकर आपको ओम शुभ लक्षणाय नमः, ओम शुभ लक्षणाय नमः मंत्र का जाप करना है, और मंदिर में अगरबत्ती, धूप आदि का कुछ दान करना है। और आपको किसी भी ओल्ड एज होम में यानी कि वृद्धाश्रम में भी इसी दिन कुछ ना कुछ दान करना है। क्या दान करना है ये आपके ऊपर है। कपड़ा है, दवाइयाँ हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जो ओल्ड एज होम है वो नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि उनको लगता है कि दवाई देंगे तो कुछ खराब ना हो जाए, खाना देंगे तो कुछ खराब ना हो जाए। जो भी है, अगर कुछ ऐसा ओल्ड एज होम है जो आप, जहाँ पे आप धन भी दे सकते हैं, जहाँ जो एक्सेप्ट करते हैं, तो वृद्धाश्रम में भी आपको कुछ ना कुछ दान करना है। तो ये 3 उपाय कर लेंगे, अवश्य 3 महीने आपके अच्छे जाएंगे।
आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।